हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज का वीडियो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ा। आपने जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दी हैं और 21 तारीख से आपको जो भी ज़िला चुना होगा उस ज़िले पे तय समय जो कि आपकी प्रोफाइल पर दर्शाया जाएगा, तय डेट जो कि आपकी प्रोफाइल पर अपडेट की जाएगी, उस समय उस सेंटर पर पहुंचकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराने हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, किस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कितने फ़ोटोकॉपी ले जानी है, क्या एज लिमिट रहेगी, आज के वीडियो में यही डिस्कशन करने वाले हैं। इस संबंध में टीआरसी पोर्टल पर सभी आदेश डाल दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन 21 जून 2024 से 23 जून 2024 तक होना है। और आपको किस सेंटर पर जाना है, क्योंकि जो भी आपने ज़िला चुना है उसमें एक सेंटर बनाया गया होगा, उसकी डेट और टाइम आपकी प्रोफाइल पर शो होने लगेगी। उस दिन अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनकी 2 फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। किस क्रम में आपको रखने हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आयु सीमा की बात करते हैं। दोस्तों जो आयु सीमा की गणना होगी वो आपकी 1/1/2023 से होगी, यानी 1/1/2023 में जितनी भी आपकी आयु है वही मानी जाएगी। यहाँ पर आप देखें तो जो पुरुष वर्ग है उनके लिए आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है, जो अनारक्षित वर्ग के हैं। यदि उन्होंने अतिथि शिक्षक में काम किया है तो उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाती है और फिर उनकी जो आयु होती है अधिकतम वो 49 वर्ष होती है। महिला जो आवेदक हैं अनारक्षित वर्ग से 45 वर्ष तक उनकी आयु सीमा है। यदि अतिथि शिक्षक में काम किया है तो आयु सीमा में छूट मिलती है और हो जाती है 54 वर्ष। जो पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वसहायता संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हैं उनकी भी आयु सीमा जो है 45 वर्ष रखी गई है, लेकिन वो गेस्ट टीचर में काम करते हैं तो आयु सीमा में छूट दी गई है और आयु हो जाती है 54 वर्ष अधिकतम। पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो उनकी भी आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। वहीं यदि वो पुरुष और महिला अतिथि शिक्षक हैं तो उनकी आयु सीमा रखी गई है 54 वर्ष। दिव्यांगजन जो आवेदक हैं उनकी आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष है। यदि वो गेस्ट टीचर में काम किए हैं 3 सत्र 200 दिन तो उनकी आयु सीमा में छूट दी गई है 54 वर्ष तक वो जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब हम न्यूनतम आयु सीमा की बात करते हैं तो वो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। आयु सीमा की गणना फिर से मैं दोहरा देता हूँ 1 जनवरी 2023 से की गई है। अब चलें कि डॉक्यूमेंट्स किस क्रम में लगाने हैं आपको। दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनकी 2 फोटोकॉपी स्वयं प्रमाणित और साथ में ओरिजिनल ले जाने हैं आपको। इस तरह से आपको क्रम में लगाना है। पात्रता परीक्षा की अंक सूची जिसमें आपने अपना रिजल्ट देखा है ईएसपी से जारी हुआ है वो पात्रता परीक्षा की अंक सूची कहलाती है, वो आपको पहले नंबर पर लगाना है। दूसरे नंबर पर जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं की अंक सूची, क्योंकि 10th में जो आपकी जन्म तिथि अंकित है वही मानी जाएगी। यहाँ पर यदि बहुत से भाई बहन कमेंट करते हैं कि हमारी जो आधार कार्ड है उसमें जन्म तिथि अलग है या फिर किसी और अंक सूची में जन्म तिथि अलग है तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जन्म तिथि आपकी 10वीं मार्कशीट में है वही मानी जाएगी और वही यहाँ पर लागू की जाएगी। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि किस डॉक्यूमेंट्स में आपकी जन्म दिनांक क्या है। मेन ये है कि आपकी 10th में जन्म दिनांक क्या है। स्नातक उपाधि अंक सूची सभी सेमेस्टर सभी वर्षों की। फिर 4th नंबर पे आते हैं स्नातकोत्तर उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर या सभी वर्षों की। यदि आप आरक्षण में आते हैं तो उसका लाभ के लिए आपको चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग यानी EWS जो भी लागू हो उस संबंध में जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र लागू होने की दशा में। दोनों को ही हम समझ लेते हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हों वो डिजिटल हों तो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन मान लो कि आपने डिजिटल नहीं बन पाए हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया वो आपका डिजिटल नहीं है, तो आपका जो ऑफलाइन वाला है वो भी वहाँ पर मान किया जा सकता है और अधिकांशतः मान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन डिजिटल बनवा लें
तो सबसे बेस्ट है। बहुत से लोगों ने अभी भी डिजिटल नहीं बनवाया है, हालांकि ऑफलाइन वाला है तो भी आप चिंता न करें, मान हो जाता है। इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, क्योंकि समस्त रिजर्वेशन जो है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही उसका लाभ मिलना है, तो मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि अदर स्टेट वाले कमेंट करते हैं कि सर हमें भी क्या निवास प्रमाण पत्र लगाना है, तो बिल्कुल आपको नहीं लगाना है। अदर स्टेट से जो है वो सामान्य वर्ग में कहलाएंगे, कोई भी रिजर्वेशन उन्हें नहीं मिलेगा। और यदि आप अदर स्टेट से हैं तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी स्थायी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं होगा, तभी आप अदर स्टेट्स के कहला रहे हैं। तो इतना तो आप खुद ही समझ सकते हैं, तो उन्हें आवश्यकता नहीं। हाँ, मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग में ही आते हों, उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाना ही होगा। अतिथि शिक्षक अनुभव संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ये आपको चाहिए। ये क्रम दिया गया है, हम 7वें क्रम पर पहुंच गए। इसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं फाइल में। 8वां देखें, स्थायी दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र लागू होने की दशा में। यहाँ पर जो स्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र चाहिए, यदि मान लो आप पर अस्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र है और उस आधार पर आपने जो है फॉर्म फिल किया था, तो आप दिव्यांगता में नहीं माने जाएंगे और आपकी जो गणना होगी वो सामान्य वर्ग की जो सीटें होती हैं उनमें होती है। यदि आपकी मैच कर जाती है तो वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं से कहीं तक कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। जो स्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र है 40% का, वही इस श्रेणी में माने जाएंगे स्थायी वाले। अस्थायी दिव्यांगता है तो वो नहीं माने जाएंगे, ठीक है। आगे देखें, बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर सभी वर्षों की जो भी हो। आयु सीमा संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू होने की दशा में। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन, तो यदि आपके पास अभी पंजीयन है और वो जीवित नहीं है दोस्तों, तो आप नया पंजीयन करा लें। बहुत से लोग कहते हैं कि सर संख्या बदल जाएगी। संख्या बदलने से कुछ भी नहीं होगा, संख्या भले ही बदल जाए लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। तो यदि नहीं है तो ऑनलाइन भी आप जो है उसे बनवा सकते हैं आराम से। जो कियोस्क के पास जाएंगे वही आपके 1 घंटे में वहीं के वहीं आवेदन करके और आपको वो नंबर दे देगा, ठीक है। और आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लें, ठीक है। तो ये 11वें नंबर का है, मध्य प्रदेश जीवित रोजगार पंजीयन अनिवार्य है, वो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यदि आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें एक डेट डली रहती है। और नहीं है तो आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने गए होंगे या आप फिर से चले जाएँ तो वो आपको जीवित रोजगार पंजीयन बनाकर दे देंगे, ठीक है। ऑनलाइन बनने लगे हैं। इसके बाद जो उपनाम परिवर्तन की स्थिति होती है उसमें शपथ पत्र चाहिए। नाम उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में भी तो यहाँ पर क्या रहता है कि जो महिलाएं होती हैं खासकर उनके नाम में परिवर्तन हो जाता है शादी के बाद, जो खासकर उनका जो सरनेम है वो चेंज होता है, तो उसके लिए आपको शपथ पत्र लगेगा। पुरुष वर्ग है, यदि उन्होंने भी अपना नाम चेंज किया है, जैसे कि न्यायालय की शरण में जाती हैं अपना नाम चेंज कर लेती हैं, तो उसका फिर राजपत्र परिवर्तन नाम में प्रकाशन में एक फार्म रहता है, वो आप भर सकते हैं। और यदि नहीं हो पा रहा है तो आप भी जो है शपथ पत्र बनवा सकते हैं। लेकिन ये खासकर महिलाओं के लिए ही होता है, क्योंकि उनकी शादी के बाद सरनेम चेंज होता है, तो वो शपथ पत्र बनवा लें, ठीक है। अब यहाँ पर हम और देखेंगे तो आगे लिखा है, उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थी अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के समय निम्नानुसार प्रपत्र के साथ दस्तावेज के स्वयं प्रमाणित मीन स्वयं के सिग्नेचर उसके नीचे करने हैं, फोटोकॉपी के नीचे 2 सेट फाइल तैयार कर साथ लाएं, ठीक है। तो आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी यहाँ पर आपको लगानी है। निर्धारित स्थल पर सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों से प्रमाणीकरण किया जाएगा, तो समस्त मूल दस्तावेज साथ लाएं। जो आपके मूल दस्तावेज हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनका मिलान किया जाएगा, ठीक है। और जो फोटोकॉपी है ना वो आपको वहीं छोड़कर आनी पड़ेगी सेंटर पे। वो भी हर एक जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसकी 2 फोटोकॉपी लगेंगी। तो यहाँ तक सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के अंतर्गत चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन, और ये दिया गया है आपका ये फार्म, तो इसे आपको भर कर ले जाना है। इसमें जो भी पूछा गया जैसे अभ्यर्थी का नाम और पुत्र पुत्री पत्नी श्री जो भी हो वो, अनुक्रमांक, विषय, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब इसमें भर के आपको ले जाना है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आराम से आप भर सकते हो। तो कुल मिलाकर मैंने आपके जो भी क्वेश्चन थे, क्योंकि एक बहन ने कमेंट किया था कि सर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उस पर एक वीडियो बना दें, तो इसमें कोई भी डरने की आवश्यकता है ही नहीं,
ये बहुत सरल है और जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने बैठते हैं ना, तो वो इतनी सपोर्टिव होती हैं, ऐसा आपको लगेगा कि मानो कि आपका कोई परिवार का सदस्य ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है। क्योंकि 2018 में बहुत से लोग ऐसे ही डरे हुए थे। जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए ना, तो उन्होंने कहा कि सर जो भी अधिकारी वहाँ बैठे थे जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो इतना अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, वो बेटा करके ही बोल रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे से, और कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं। क्योंकि कोई भी नियम यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वो स्वयं ही आपको बता देंगे कि ऐसा ऐसा है, आप ऐसा कर लें, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल कंप्लीट हैं, सही है ना, कहीं से कहीं तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर जाएं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। वहाँ पर जो टीम बैठी हुई है, जो पैनल बैठा हुआ है, वो आपके सहयोग के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि आप पहली बार शायद किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग ले रहे हो तो मन में डर रहता है, लेकिन कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात और कहूँगा कि आप उन लक्की लोगों में से हो जिसने अपनी योग्यता साबित की है। मैं तो कहूँगा कि आपके माता पिता का आशीर्वाद है और उनके चरण जरूर छुएं, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट सेक्टर वर्ग 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लेकर और उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये बहुत बड़ा सपना है और लाखों लोग इस सपने को देखते हैं, लेकिन कुछ लोग आप जैसे होते हैं जो कि संघर्ष में कमी नहीं छोड़ते हैं और आखिरी बार जो प्रयास होता है वो सफल होता ही होता है, और आपके वो प्रयास सफल हो गए। मैं आपसे जुड़ा रहा और आज आप मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, मैं खुद को बहुत ही एक भावुक क्षण है और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपसे जुड़ पाया इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी को गुड लक है, अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लें। अभी भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं डेफिनेटली अगले वीडियो में उन्हें क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद। गुड लक।